नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर शर्मा फिर से MS साइंस अब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो केवल नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेट और गेट में इसका मोस्टली टाइम क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसे एक ही क्वेश्चन आता है। जनरली एक क्वेश्चन कभी 2 मार्क्स में आ जाता है, कभी 4 मार्क्स में भी आ जाता है, ठीक है। और एक रैंडम ऑर्डर में भी आता है। ये कोई जरूरी नहीं कि हर बार आता है, एक बार आ जाए अगली बार ना आए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक छोटा सा पार्ट है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है इसमें? ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली आपकी एनएमआर की तरह ही है। जैसा एनएमआर है वैसी ही ये सिमिलर है। हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है इनमें, क्या क्या सिमिलरिटीज है इनमें, ठीक है। वो हम स्टडी करेंगे। जैसे ही हम इसका प्रिंसिपल या जैसे इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो हम हर एक चीज से रूबरू होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। कौन सी भाई? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन किस रेंज से एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन को? ये माइक्रोवेव रीजन से एब्जॉर्ब करती है। रीजन की जो रेडिएशन है उन्हीं को एब्जॉर्ब करती है। और वो किस रीजन में है? वो जनरली 3 इंटू में 10⁶ हर्ट्ज से लेकर 3 इंटू में 10⁻10 हर्ट्ज के बीच में होता है। ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे स्टार्टिंग में एक ज़ावोस्कियर एक साइंटिस्ट हुआ था। ज़ावोस्कियर साइंटिस्ट हुआ जिसने 1945 के अंदर इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की खोज की थी, ठीक है। और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, माइक्रोवेव रीजन के अंदर से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। क्लियर? अब एनएमआर भी सिमिलर ही है, लेकिन इसकी किन मॉलिक्यूल के ऊपर एप्लीकेबल है, इसकी कंडीशन क्या क्या है, मतलब किन मॉलिक्यूल को ये एनालाइज कर पाती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले होने चाहिए। किसके पास क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उन्हीं मॉलिक्यूल को स्टडी करती है। फॉर एग्जांपल CH3 रेडिकल या NO मॉलिक्यूल्स या NO2 मॉलिक्यूल्स या सम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, सम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ये उन्हीं को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या मोर देन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। मोर देन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। हम आगे केस स्टडी करेंगे जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको किस कैटेगरी में रखना है, और जिसमें एक से ज्यादा होंगे तो उनको किस कैटेगरी में रखना है, ठीक है। तो मतलब कहने का मीनिंग ये है कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी केवल उन्हीं मॉलिक्यूल को स्टडी करती है जिनके पास क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर भाई? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले को स्टडी करेगी। और क्या है? अब देखिए, अगर मॉलिक्यूल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर मॉलिक्यूल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फिर क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा मॉलिक्यूल के पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी नेट क्या होगी? स्पिन होगी। या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड, ऊपर हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है, होगा। और अगर नेट स्पिन होगी तो उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। क्या होगा भाई? उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। और नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो वो क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा किसके साथ में? इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। और इंटरेक्ट करेगा तो आपको क्या मिलेगा? ESR स्पेक्ट्रा मिलेगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा स्पेक्ट्रा तभी मिलता जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच में और वो मॉलिक्यूल्स होता है उनके बीच में इंटरेक्शन हो,
और इंटरेक्शन तभी पॉसिबल है जब उसका नेट कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट वेव की फॉर्म में जनरेट होगा और यहां से इन दोनों में इंटरेक्शन होगा और तभी आपको क्या मिलेगा, ईएसआर स्पेक्ट्रा मिलेगा। ठीक है, कुछ लोग इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को दूसरा नाम भी देते हैं। अगर मॉलिक्यूल के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको कहोगे कि वो पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। वो कौन सा मॉलिक्यूल है, वो पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा उसको। अगर वो पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है तो आप क्या करोगे, जो ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को दूसरा नाम लिया जाता है इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि इसके अंदर उन्हीं मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं जो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको ईएसआर भी बोल दिया जाता है और इसको ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इसके दो नाम हैं, ईएसआर भी बोल दिया जाता है और इसको पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल दिया जाता है। क्लियर भाई? तो ये था कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके अंदर ही आपको केवल ईएसआर स्पेक्ट्रा मिलेगा। ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है कि उसके पास क्या होना चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्लियर? तो ये वाला था। ठीक है, अब देखिए जिस तरह से अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसका नेट क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा, अभी आपने पढ़ा। और नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा उसको इक्वल टू लिखा जाता जी बी इंटू में एम एस। ठीक है, एम एस इज द स्पिन क्वांटम नंबर, दिस इज द बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 9.2 इंटू में 10 टू दी पावर माइनस जूल टेस्ला -1। ठीक है, जी जो है ये पोजीशन ऑफ सिग्नल बताता है। क्या बताता है, पोजीशन ऑफ आपको सिग्नल बताता है। ठीक है जी, इसको आप कई बार न्यूक्लियर कांस्टेंट भी बोल दिया जाता है जी, ये स्पेसिफिक होता है। ठीक है, इसको ये पोजीशन ऑफ सिग्नल आपकी बताता है, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये इस वाला था, मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो इसके इक्वल आएगा, माइनस का साइन होता है। क्लियर? तो इस तरह से होता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है। अब आप देखिए कि एनएमआर के अंदर और ईएसआर के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंशिएशन है। सिमिलरिटीज देखिए, ठीक है, और डिफरेंस देखिए। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, आइए जरा हम समझते हैं कैसे आपने इनको एक्सप्लेन करना है। सिमिलरिटीज, आप एनएमआर के अंदर किसकी स्टडी करते हो, प्रोटॉन की स्टडी करते हो, और ईएसआर के अंदर किसकी स्टडी करते हैं, आप इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हो। क्लियर? ठीक है, तो सिमिलरिटीज क्या क्या है पहले देखिए। आप प्रोटॉन एनएमआर के अंदर भी आप इसकी स्टडी करते हो, प्रोटॉन की स्पिन +-1 होती है। क्लियर? आपने पढ़ा था जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो ये वाला आपस में स्प्लिट अप हो जाते थे। ये जो है विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो है विद मैग्नेटिक फील्ड। +1/2 नीचे और -1/2 हायर एनर्जी, ये किसके अंदर है, एनएमआर के अंदर होती है। सिमिलरली इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, जैसे उसमें भी रेडिएशन अप्लाई करते हैं, इसमें भी रेडिएशन अप्लाई करते हैं। जैसे इसमें स्प्लिटिंग होती है वैसे इसमें भी स्प्लिटिंग होती है, बट डिफरेंस मेनली दो आते हैं। क्या क्या डिफरेंस आता है, मेनली डिफरेंस ये आता है कि क्या कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग होगी तो इस तरह से होगा ईएसआर के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये भी होगा। इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, अपोजिट हो जाता है। क्या होगा भाई, -1/2 जो होगा वो नीचे होगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, विद मैग्नेटिक फील्ड, आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। ठीक है, ये एनएमआर के अंदर था, ये ईएसआर के अंदर है। समझ गए? तो इन दोनों में डिफरेंस ये आया, पहला तो दोनों में स्प्लिटिंग दोनों में होती है। ठीक है, एक हायर एनर्जी में कन्वर्ट होगा, एक लोअर एनर्जी में कन्वर्ट होगा।
बट डिफरेंस ये आएगा कि इसमें -1/2 लोअर एनर्जी में ली जाती है और इसका +1/2 हायर में ली जाती है। बट इसमें रिवर्स केस था। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपोजिट चार्ज होता है इन दोनों पे। ये पॉजिटिवली चार्ज होता है तो इसलिए पॉजिटिव वाले की लॉ होती है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव वाले की होती है। ठीक है, ये जो होगी, ये वाला स्पिन जो होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। किसकी में होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये इसलिए डिफरेंस है क्योंकि इनमें चार्ज का डिफरेंस होता है। क्लियर? ये बहुत कई बार पजलिंग कर देती है बातें कि इसमें प्लस नीचे लिया उसमें माइनस वाला, ये इसलिए लिया जाता है कि ताकि वो अपोजिट चार्ज स्पीसीज है। क्लियर? तो ये वाला था आपका। ये दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों में स्प्लिटिंग होती है, डिफरेंस ये आता है कि ये होगा। ठीक है, दूसरा क्या कहता है? एनएमआर के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है रेडिएशन का, वो किस रीजन के अंदर होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन के अंदर होता है। किसके अंदर? रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन के अंदर होता है। ठीक है, बट ईएसआर के अंदर जो आता है वो किसका होता है? किस रीजन में होता है? माइक्रोवेव रीजन में होता है। दूसरा डिफरेंस ये आता है। समझ गए? दूसरा डिफरेंस क्या है? ये वाला है। दोनों में रेडिएशन एब्जॉर्ब की जाती है बट डिफरेंस ये आता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? अब ये बताइए कि जो एनएमआर है वो मोर अप्लीकेबल है। ठीक है, एनएमआर क्या भाई? मोर अप्लीकेबल है किससे? ईएसआर से। जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है मोर अप्लीकेबल देन ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्यों? क्योंकि एनएमआर किसके ऊपर अप्लीकेबल है? एनएमआर प्रोटॉन की स्टडी करती है और ये किसकी स्टडी करती है? इलेक्ट्रॉन की स्टडी करती है। और इलेक्ट्रॉन भी कौन से? अनपेयर्ड। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल आप ले लीजिए, हर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर आपको क्या मिलेगा? प्रोटॉन मिलेगा। तो इसलिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हर मॉलिक्यूल को, स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, हर मॉलिक्यूल के अंदर यूज की जाती है। बट ईएसआर किसके अंदर यूज की जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की स्टडी करती है। इलेक्ट्रॉन भी वही मॉलिक्यूल जिनके पास केवल अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसलिए ये वाली जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है एनएमआर, ये मोस्ट अप्लीकेबल है। बट डिफरेंस ये आता है, जो ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये मोर सेंसिटिव है, मोर सेंसिटिव है देन एनएमआर। क्यों? आपने पढ़ा होगा कि सेंसिटिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? सेंसिटिविटी उसके गायरोमैग्नेटिक रेशो के ऊपर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है भाई? गायरोमैग्नेटिक रेशो पे डिपेंड करती है। और आपने पढ़ा है प्रोटॉन का गायरोमैग्नेटिक रेशो वो इक्वल टू था 40.7 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला था। और इलेक्ट्रॉन का जो गायरोमैग्नेटिक रेशो है वो 28,000 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला होता है। मतलब इट इज मोर देन द 700 टाइम्स। ठीक है, 700 गुना ज्यादा होता है। और जितना अगर 700 गुना ज्यादा होगा तो वो टेक्निक उतनी ही क्या होगी? मोर सेंसिटिव टेक्निक होगी। तो आपने ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या क्या पढ़ा अभी तक? आपने पढ़ा कि ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी माइक्रोवेव रीजन के अंदर एब्जॉर्ब करती है, आपने बताया। और वो रीजन किसके अंदर होता है? 3 × 10⁻6 से लेकर 3 × 10⁻10 के बीच में होता है, हर्ट्ज के। ये जेवस्कियर एक साइंटिस्ट हुआ था जिसने 1945 के अंदर इसकी खोज की थी। और इसको सबसे पहले अनपेड, सबसे पहले का ये उन्हीं मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लीकेबल है जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपने कहा अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी नेट स्पिन होगी, नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। और मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम डालेंगे उसके साथ इंटरेक्ट करेगी और इंटरेक्शन के बाद आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा। आपने उसका मैग्नेटिक मोमेंट बताया जी इंटू में बोर मैग्नेटन इंटू में एमएसआई के इक्वल होता है। क्लियर? आपने इसको कहा कि एनएमआर की तरह सिमिलर है बट डिफरेंस क्या है? एनएमआर रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में एब्जॉर्ब करती थी, ये माइक्रोवेव रीजन में एब्जॉर्ब करती है।
एनएमआर के अंदर जो लोवेस्ट ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट के अंदर +1/2 वाली स्पिन आएगी और इसके अंदर -1/2। वो डिफरेंस किस लिए आया? वो डिफरेंस इसलिए आया कि वो क्या है कि आपका अपोजिट चार्ज होता है इन दोनों पे, और एनएमआर ज्यादा अप्लीकेबल है क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन की स्टडी करते हैं, और ईएसआर मोर सेंसिटिव है क्योंकि उसका गायरोमैग्नेटिक रेशो हाई है। ये आपने इतना पढ़ा, ठीक है। तो ईएसआर स्पेक्ट्रा किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईएसआर स्पेक्ट्रा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईएसआर स्पेक्ट्रा, क्लियर। तो ईएसआर स्पेक्ट्रा किस तरह से होगा? देखो भाई, कोई भी आपने सिंपल इलेक्ट्रॉन लिया, अनपेड इलेक्ट्रॉन, सिंपल इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है +-1/2 बिना मैग्नेटिक फील्ड के। आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है, तो -1/2 वाला लोअर हो जाएगा और +1/2 वाला हायर हो जाएगा। दिस इज द एनर्जी डिफरेंस डेल ई, क्लियर। अब आपने इन लेवल की एनर्जी निकालनी। जनरली जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है? म्यू इंटू में बी, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, माइनस का। तो आपने म्यू की वैल्यू रखी जी, वो है, ये बोर मैग्नेटॉन था, ठीक है, और MSI इसको आप H से लिख लीजिए, H इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये इसके इक्वल होगी, एनर्जी इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। दिस इज द बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। दिस इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। ये वाला एनर्जी होगी। अब मुझे ये बताइए कि इसकी एनर्जी कितनी होगी? बोलो भाई, इसको आप इस तरह से लिखोगे -1, जी की वैल्यू क्या होगी? जी तो आपने अभी तक पता नहीं है, इसकी वैल्यू बताओ। ms की वैल्यू कितनी है? -1/2 जी दिस, और इसकी एनर्जी कितनी होगी? ऊपर वाले की एनर्जी कितनी होगी? +1/2 वाले की +1/2 जी बी और एच होगा, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? डेल्टा ई किसके इक्वल आएगा? बोलो, डेल्टा ई ऊपर वाले की एनर्जी, ऊपर वाले की कितनी है, और माइनस में नीचे वाले की एनर्जी, दोनों का डिफरेंस। ऊपर वाले की ये वाली एनर्जी है, माइनस इसके आगे, माइनस इसके आगे तो प्लस हो जाएगा, और ये किसके इक्वल आएगा? इसके इक्वल हो जाएगा, समझ गए। तो डेल ई इज इक्वल टू इसके इक्वल आया, ठीक है। और आपको डेल ई का भी पता है, डेल ई किसके इक्वल होता है? एच न्यू के इक्वल होता है, ठीक है। और यहां से फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आएगी? इसके इक्वल आएगी भाई। बोलो, ये फ्रीक्वेंसी है। जब फ्रीक्वेंसी रेडिएशन कितनी होगी तो तब ये ट्रांजिशन पॉसिबल होगी। कई बार आपको क्या होगा, इनमें से एक दो चीजें दी हुई मिलेगी और आपको ये चीजें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इस तरह से ये होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से बताओगे कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके इक्वल आई, क्लियर। और जनरली जो जी की वैल्यू होती है फॉर द इलेक्ट्रॉन के लिए, जी फॉर द इलेक्ट्रॉन मतलब जी बताता है पोजीशन ऑफ सिग्नल, वो जनरली इक्वल होती है 0.23 होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू है कि इलेक्ट्रॉन का जो सिग्नल मिलेगा वो इस पोजीशन पे मिलेगा। समझ गए भाई? समझ में आया कि नहीं आया ये बोलिए, बताओ। समझ में आया? तो ये इसके इक्वल था, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। अब इसके अंदर ट्रांजिशन ये होगी, सिलेक्शन रूल क्या है? सिलेक्शन रूल, ठीक है। जो ये स्पिन है किसकी? ms की, चेंज इन द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या होनी चाहिए? +-1 होनी चाहिए, क्लियर। +-1 ऊपर वाले में से ये करोगे तो माइनस का 1 आएगा, मतलब ये ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन है, ठीक है। सिलेक्शन रूल फॉर द अलाउड ट्रांजिशन, फॉर अलाउड ट्रांजिशन, इसके लिए होगा। तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? इसके अंदर आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा, और वो किस तरह से मिलेगा? वो इस तरह से स्पेक्ट्रा मिलता है,
इस तरह से, ठीक है। मतलब आपको इस तरह का स्पेक्ट्रा मिलेगा इसके अंदर। तो इसके अंदर जो स्पेक्ट्रा मिलता है, ये सारा स्पेक्ट्रा जो होता है ब्रॉड होता है। ब्रॉड क्यों होता है? आप ब्रॉड स्पेक्ट्रा आप हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी से प्रिंसिपल से करोगे। आप किसके अकॉर्डिंग बताओगे? आप हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से इसको एक्सप्लेन करोगे। समझ गए? कैसे करोगे? देखो भाई, इससे जो स्पेक्ट्रा मिला आपका, ये जो ट्रांजिशन होगी ये ब्रॉड स्पेक्ट्रा देगी। और वो ब्रॉड स्पेक्ट्रा क्यों मिलता है? वो हम हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी से प्रिंसिपल से एक्सप्लेन किया जाता है। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? द बैंडविड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा टी। दिस इज द लाइफ टाइम, ठीक है, या रिलैक्सेशन टाइम। लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम। ये किसको बताता है? बैंड विड्थ, सिग्नल की विड्थ को बताता है। अब इलेक्ट्रॉन का जो रिलैक्सेशन टाइम है, इलेक्ट्रॉन के केसेस में जो रिलैक्सेशन टाइम है वो स्मॉल होता है। अगर स्मॉल होगा तो डेल वी क्या होगी? लार्ज होगी। इसका मीनिंग जो विड्थ जो होगी स्पेक्ट्रा की वो क्या मिलेगी? लार्ज मिलेगी। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो किससे? बाय हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। तो ये बहुत ब्रॉड सिग्नल मिलता है। क्लियर? क्या मिलेगा भाई? ब्रॉड सिग्नल मिलेगा। बट यहां पे एक दिक्कत आ जाती है। आप ब्रॉड सिग्नल में आप उसकी पोजीशन एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ठीक है। तो अगर सिग्नल ब्रॉड हो तो आपको ये मैक्सिमा पता नहीं चलता एग्जैक्ट पोजीशन यहां है या यहां पे है। थोड़ा बहुत उससे अलग हो जाता है। ब्रॉड सिग्नल होगा, सारा पॉइंट नहीं मिल पाता। तो इसलिए इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रा को स्टडी करना डिफिकल्ट होता है। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रा है उसको स्टडी करना डिफिकल्ट होता है। तो हम ईएसआर जो स्पेक्ट्रा है इजी बनाने के लिए उसको डेरिवेटिव मोड में लिया जाता है। किस में लिया जाता है भाई? डेरिवेटिव मोड में लिया जाता है। और डेरिवेटिव आपको पढ़ा होगा किस तरह से होगा। आपने पढ़ा था जहां मैक्सिमम होता है उसका डेरिवेटिव 0 होगा। मतलब जहां पे ये मैक्सिमम है इस तरह से डेरिवेटिव मोड में ये होगा। और जो ये वाला पॉइंट है जहां ये क्रॉस करता है, जहां इसका साइन चेंज होता है, ये इसके सिग्नल की पोजीशन बताता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जनरली ये किस पे मिलता है? इस पोजीशन पे मिलता सिग्नल, ठीक है। मतलब डेरिवेटिव जहां पे ये मैक्सिमम था यही तो सिग्नल की पोजीशन बताएगा। और उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है? मैक्सिमम वाले का 0 हो जाता है। मतलब जहां पे वो इसको क्रॉस कर रहा है, जहां पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, तो इसका मीनिंग वो पोजीशन सिग्नल की बताता है, ठीक है। समझ में आया क्यों ईएसआर स्पेक्ट्रा के अंदर कैसे किया जाता है? ईएसआर स्पेक्ट्रा में एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? जी इंटू में बी इंटू में एमएस इंटू में एच, ठीक है। आपने बताया डेली किसके इक्वल होगा? डेली इज इक्वल टू होगा जी इंटू में बी इंटू में एच के इक्वल होगा। वहां से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की। फिर आपने कहा इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम बहुत ज्यादा होता है, लेस होगा तो डेल वी ज्यादा होगी। विड्थ ज्यादा होती है, स्पेक्ट्रा को स्टडी करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए उसका डेरिवेटिव मोड लिया जाता है ताकि आपको पोजीशन सिग्नल की अच्छे से पता चल जाए, ठीक है। ये वाला था। इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और सिलेक्शन रूल आपने पढ़ा, ये ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन वाले जो लेवल है उनके बीच में ट्रांजिशन के लिए है, ये इलेक्ट्रॉन वाले के लिए, ठीक है। तो ये आपने पढ़ के देखा कि ये सर स्पेक्ट्रा किस तरह है। अब ये सर स्पेक्ट्रा के अंदर इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल किन के ऊपर डिपेंड करती है? इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल वो किस पे डिपेंड करती है? सबसे पहले पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के ऊपर। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर में क्या कहती है? ये कहेगा कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ होंगे, मोर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, मोर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही मोर इंटेंस सिग्नल मिलेगा आपको। क्या मिलेगा भाई? मोर इंटेंस सिग्नल मिलेगा आपको। मतलब जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही सिग्नल क्या होगा? मोर इंटेंस होगा।
पहला फैक्टर ये था। दूसरा, इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है, इंटेंसिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो इंटेंसिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर लो होगा, टेम्परेचर अगर लो होगा तो आपको, टेम्परेचर लो होगा तो मोर इंटेंस सिग्नल मिलेगा। क्या मिलेगा भाई आपको? मोर इंटेंस सिग्नल मिलेगा। किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर एंड पॉपुलेशन डिफरेंस, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। क्लियर? ठीक है। अब मुझे ये बताइए जनरली कि जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है सब में जो स्पेक्ट्रा है हमेशा लो टेम्परेचर के ऊपर लिया जाता है। इस बात को नोट कर लीजिए। मोस्टली के सब में ही, सब स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रा लिया जाता है हमेशा वो लो टेम्परेचर पे लिया जाता है। इसलिए आप कभी भी देख लेना, जितनी भी लेबोरेटरी मिलेगी फुली एसी मिलेगी, टेम्परेचर मस्ट भी लो मिलेगा। ठीक है, फुली एसी होती है क्योंकि टेम्परेचर लो होगा तो उतना ही इंटेंस सिग्नल मिल जाता है और इंस्ट्रूमेंट अच्छे से काम करता है, उसका लाइफ टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं पॉपुलेशन डिफरेंस पे और टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। वो क्या कहता है? बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है? वो इंटेंसिटी के लिए ही पता चलता है। बोल्ट्जमैन अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है? द पॉपुलेशन रेशियो, ये ग्राउंड स्टेट में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई अपॉन में के टी। अगर टेम्परेचर लो होगा, अगर टेम्परेचर लो होगा तो मुझे ये बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू हाई होगी। ठीक है, हाई होगी तो ई की पावर माइनस में है। ठीक है, ई की पावर क्या है? माइनस में है और ई की पावर माइनस में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? लेस होगी। अगर ये लेस होगा, ये लेस होगा तो इसका मीनिंग ग्राउंड स्टेट में मोर ये होगा। इसकी वैल्यू क्या है? मोर होगी। मतलब ग्राउंड स्टेट में ज्यादा मोलिक्यूल है, ज्यादा मोलिक्यूल है तो ज्यादा ट्रांजिशन होगी। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा ट्रांजिशन होगी तो उतना ही एसआर स्पेक्ट्रा मोर इंटेंस मिलेगा। टेम्परेचर लो होने से पॉपुलेशन डिफरेंस ज्यादा क्रिएट हो जाता है। समझ गए? इसलिए से है। तो आपने पढ़ा दोनों में, ईएसआर में और एनएमआर में इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी ये आपने बताना है। इसी से हम देखते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, ईएसआर के अंदर जनरली जो एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, किसका? ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है, इज 600 टाइम्स मोर देन द एयर। The frequency require in ESR transition for ESR transition वो क्या होती है? 600 टाइम्स मोर होती है किससे? देन द एनएमआर ट्रांजिशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो इसका मीनिंग एनर्जी भी ज्यादा जरूरत होगी। समझ गए? तो ईएसआर के अंदर ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है। क्लियर? तो अब मुझे इससे बताइए इसी बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज करते हुए कि किसके अंदर इंटेंस सिग्नल मिलेगा। इंटेंस सिग्नल आप केवल उससे बताओगे। देखो ये है N2 अपॉन N1 ईएसआर के लिए है, इज इक्वल टू ई डेल ई, ये ईएसआर का है। ठीक है, अपॉन के टी। और ये है एनएमआर के लिए, ये एनएमआर का एनर्जी डिफरेंस है। ठीक है, अब आपको पढ़ा होगा कि अभी तो कहा था आपने ईएसआर का 600 टाइम्स ज्यादा है, तो आप कहोगे कि जो ईएसआर का एनर्जी डिफरेंस है वो एनएमआर वाले से क्या है? ग्रेटर है। क्लियर? अगर ये ज्यादा होगा
तो ये वाली वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। समझ गए कि नहीं समझे भाई? माइनस में टर्म ज्यादा है तो लेस मिलेगी, तो आप कहोगे कि N1 अपॉन N2 अपॉन N1 ESR वाला लेस मिलेगा किससे, NMR से। क्लियर? और अगर लेस है तो आप कहोगे कि N1 जो है मोर मिलेंगे, इसके अंदर N1 क्या होंगे, मोर होंगे इस वाले से। तो आप कहोगे कि ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ग्राउंड स्टेट में इन ESR द ग्राउंड स्टेट में क्या होगी, द मोर पॉपुलेशन। N1 ज्यादा है तो ग्राउंड स्टेट में ज्यादा मॉलिक्यूल है, मोर पॉपुलेशन इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। देन द NMR, ठीक है। तो NMR से ज्यादा है ग्राउंड स्टेट में तो उतनी ही ज्यादा ट्रांजिशन होगी, मोर विल बी द ट्रांजिशन, मोर विल बी ट्रांजिशन, उतनी ही ज्यादा ट्रांजिशन होगी। और मोर ट्रांजिशन होगी तो मोर इंटेंस सिग्नल आपको मिलेगा, किसके अंदर, NMR के, सॉरी ESR के अंदर। तो आपने कहा कि ESR जो इंटेंसिटी सिग्नल की वो डिपेंड करती है पैरामैग्नेटिक करैक्टर के ऊपर, जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही सिग्नल, मोर इंटेंस सिग्नल मिलेगा। और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, दूसरा उसके ऊपर डिपेंड करती है कि टेम्परेचर के ऊपर, पॉपुलेशन डिफेंस के ऊपर, ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेट करती है। आपने कहा कि जो ES का एनर्जी डिफरेंस है वो 600 टाइम्स मोर होता है किससे, NMR से, ठीक है। तो आपने कहा अगर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा तो ये वैल्यू लेस हो जाएगी, तो ESR का ये N2 अपॉन N जो रेशो है ये लेस मिलेगा NMR वाले से। अगर ये लेस होगा तो नीचे वाले टर्म ज्यादा मिलेगी, और नीचे वाले टर्म ज्यादा मिलेगी तो आप कहोगे कि मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट के अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो उतनी ही ट्रांजिशन होगी, और उतनी ही ट्रांजिशन होगी तो उतना ही सिग्नल क्या मिलेगा, इंटेंस सिग्नल मिलेगा। ये आपने इसके अंदर पढ़ा है, ठीक है। तो आपने इसका स्पेक्ट्रा बताया, कैसे इसको बताना है, और फिर आपने उसका ये इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल बताई, ठीक है भाई। इस तरह से आपने ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन स्टडी किया है। क्लियर? तो क्या स्टडी किया भाई आपने, इंट्रोडक्शन स्टडी किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो किसी के अंदर, तो कोई भी क्वेश्चन दिया हो सकता है, ठीक है। देखो भाई मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, तो किस तरह से आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखिए बोर्ड पे, देखिए भाई क्वेश्चन, कैलकुलेट द ESR फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द ESR फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए, आपने ESR फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। क्या दिया हुआ मिलेगा, इलेक्ट्रॉन की इन मेगा हर्ट्ज के अंदर, इलेक्ट्रॉन इन मेगा हर्ट्ज के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट करनी मेगा हर्ट्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 25,000 टेस्ला दी हुई है, ठीक है। तो आपने इसके लिए कैलकुलेट करना है। और फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर द इलेक्ट्रॉन G इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और जो बोर मैग्नेटॉन दिया हुआ है वो किसके इक्वल है, बोर मैग्नेटॉन दिया हुआ 9.2 इंटू में 10⁴ जूल टेस्ला -1, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, अभी आपने पढ़ा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, बोर मैग्नेटॉन H अपॉन में दिस होगा, दिस इज द प्लांक कांस्टेंट, G की वैल्यू 2, ये कितना 9.2 इंटू में 10⁻24 जूल टेस्ला -1, ठीक है। और क्या दिया हुआ, H मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है भाई, ये टेस्ला में है, गॉस में है, गॉस में दी हुई है, ठीक है। इतने गॉस दी हुई है, क्लियर। यहां से ये एक और है 1 टेस्ला जो होता है ये 10⁻⁴ गॉस के इक्वल होता है। तो आप यहां से ये कर सकते हो, इसकी जगह आप ये लिख सकते हो 10⁴ टेस्ला के इक्वल है ये। और H की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻34 जूल
सेकेंड। ठीक है, इस इक्वल होगा तो आप इसके इक्वल आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। इसको कैंसिल करने या सोल्व करना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जूल से जूल, तो सेकंड इनवर्स में इसका आंसर आएगा। ठीक है, और मेगा हर्ट्ज में आपने निकालने हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो इसके इक्वल आएगा 10⁶। 1/सेकंड को क्या लिख सकते हो, हर्ट्ज, और इसको लिख सकते हैं आप मेगा हर्ट्ज के इक्वल। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्टडी कर सकते हो। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या थी। ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो अनपेड इलेक्ट्रॉन पे एप्लीकेबल है। ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, जावोस्क्वेयर ने दी थी 1945 के अंदर दी थी, और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी माइक्रोवेव रीजन के अंदर एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, नेट स्पिन होगी उसकी। ठीक है, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो वो इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ में, और तभी आपको ईएसआर स्पेक्ट्रा मिलेगा। क्लियर, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बताइए आपने किसके इक्वल होगी। फिर आपने क्या किया, ईएसआर स्पेक्ट्रा को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। आपने बताया कि वो ब्रॉड रिलैक्सेशन टाइम उसका कम होता है, इसलिए बहुत ब्रॉड सिग्नल मिलता है। ब्रॉड को थोड़ा सा स्टडी करना डिफिकल्ट है, इसलिए हम किसकी फॉर्म में लेते हैं, उसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिया जाता है। हमेशा किसकी फॉर्म में लेते हैं, डेरिवेटिव की फॉर्म में लिया जाता है। तो इस तरह से आपने ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बताया ये एनएमआर से ज्यादा सेंसिटिव है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का गायरोमैग्नेटिक रेशो 700 टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक है, इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, पैरामैग्नेटिक के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, पॉपुलेशन डिफेंस के ऊपर। और आपने लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा कि ये एनएमआर से ज्यादा इंटेंस सिग्नल देता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, ये प्रोटोनों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती है। आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट लेक्चर को हम कल स्टडी करते हैं। ठीक है, ओके।